वेलकम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि ओशन रिलीफ के मेजर और माइनर फीचर्स क्या होते हैं, बट हमारे पास एक टॉपिक छूट गया था। उस टॉपिक का नाम है ओशन करंट। ओशन करंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसके जो कोल्ड और वार्म रीजन्स होते हैं और किस तरह से इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओशन करंट, सबसे पहले ओशन करंट सोच के आपके मन में आता होगा कि ओशन करंट रियल में क्या है। तो ओशन करंट है आपका जो कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट है, जो उसकी डायरेक्शनल कंटिन्यूअसली मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल ये सी है, तो इसका अगर मूवमेंट इस तरह से हो रहा है कंटिन्यू और प्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मूवमेंट हो रहा है, तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं वाटर का, ओशन का करंट। कि ओशन का करंट जो वाटर का मूवमेंट है वो किस तरह से है, तो वो है ये आपका ओशन करंट। अब इसके अंदर क्या है कि ओशन तो बहुत ज्यादा मैसिव है, तो मैसिव जो ओशन करंट है इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है वेरियस फैक्टर के साथ। क्योंकि आपको पता है कि हमने कल ही पढ़ा था कि सबसे गहराई जो डेप्थ है वो 11 किलोमीटर तक की मेरियाना ट्रेंच के अंदर उसकी डेप्थ है। बट इवन अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग अगर हम ठीक ठाक भी देखें तो 3 to 6 किलोमीटर के बीच का आपकी ओशन की डेप्थ रहती है। तो उसी डेप्थ से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि जो उसका मोमेंट होगा उसको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाएगा डिफरेंट फैक्टर के साथ। तो ये आपके जो वेरियस फैक्टर है वो किस तरह से होंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो मेनली इसके टू टाइप के मूवमेंट रहेंगे आपका, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। जैसे आपने इस तरह से देखा होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये होगा वर्टिकल। तो इस तरह के दो इसके मूवमेंट हो गए। अब क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल इसके मूवमेंट हो गए उसी मूवमेंट को हम बोलेंगे करंट, वाटर का करंट। बट जो वर्टिकल इसका मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे हम अपविलिंग्स और डाउनविलिंग्स। ठीक है, आपने दोनों चीजें याद रखनी है, दैट व्हाट इज horizontally movement of water and what is the vertically movement of water. One is called the current and second is the upwelling and downwelling of ocean movement. ये आपके ओशन मूवमेंट हो गए दोनों तरह के। अब देख लेते हैं कि जो इसके ह्यूमन काइंड और बायोस्फीयर के ऊपर ये किस तरह से अपना इफेक्ट डालता है, जो डिफरेंट फैक्टर यहाँ पे होंगे। मेनली आपकी टू टाइप की फोर्सेज होंगी जो अफेक्ट करेंगी इस चीज को, वो प्राइमरी भी होंगी और सेकेंडरी फोर्सेज होंगी, जो क्या करेंगे आपके ह्यूमन काइंड और ओशन या बायोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करेंगे ओशन के पार्ट। तो सबसे पहले प्राइमरी जो फोर्सेज होंगी उसके अंदर क्या रहेगा, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। आपको ये पता है कि सन होगा, तो सन से जो आपको एनर्जी आएगी उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हीट रिलीज होगी। उसी हीट की वजह से क्या होगा, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आप हीट डालते हैं या उसको हीट करते हैं तो वहां पे क्या होगी, एक्सपेंशन। क्या होती है वहां पे, एक्सपेंशन। और दूसरा, अगर आप वहीं पे कोल्ड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, आपका श्रिंक। वो हमेशा श्रिंक करेगा या कांस्टेंट साइज के ऊपर रहेगा। जैसा कि फिजिक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि जो वायर्स लगी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वायर होंगी, जो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए लगाई जाती है, वो थोड़ी सी लूज रखी जाती है। तो उसके पीछे भी यही है आपका हीट एंड कोल्ड फैक्टर। तो यही फैक्टर यहाँ पे है सबसे पहले कि अगर हीट एनर्जी रहेगी तो क्या रहेगा, सन से हीट रहेगी तो कंटिन्यूस वहां पे एक्सपेंशन रहेगा वाटर का, जो आपका वाटर का ड्रॉपलेट रहेगा उसका एक्सपेंशन रहेगा। उसी एक्सपेंशन की वजह से क्या है, आपको पता है कि अगर आपका ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर आपकी हीट ज्यादा होती है। दैट मीन अगर यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर हीट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे डेंसिटी या जो वाटर होगा वो कैसा होगा, वाटर की डेंसिटी भी लो होगी और उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, ये है आपका ओशन और इसके ऊपर ये वाटर है, और यहाँ पे अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर ये राइज रहेगा लगभग 8 सेंटीमीटर तक। 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्लोप रहेगा अदर ओशन के अलावा लैटिट्यूड के ऊपर, लैटिट्यूड। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइट स्लोप रहेगा इक्वेटर के ऊपर, जो ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट करेगा। मतलब आपको लर्न रखना है या याद करके रखना है कि सेंटर के ऊपर इक्वेटर, यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगी। दैट मीन हीट की वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन भी ज्यादा रहेगा। तो क्या रहेगा, यहाँ पे राइज रहेगा, वाटर का राइज रहेगा लगभग आपका 8 सेंटीमीटर तक। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू। उसके बाद हमारे पास है विंड। अब आपको पता है कि विंड की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल ये ओशन है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर विंड चलती है, तो क्या होगा, ये वाटर के ड्रॉपलेट इस तरह से उड़ाते हुए ले जाएगा या इसको स्प्रेस करते हुए चलेगा। तो क्या होगा, जब इसके अंदर फ्रिक्शन होगा ओशन वाटर एंड विंड के बीच, तो क्या होगा, ये वाटर को पुश करेगा एक डायरेक्शन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा,
उसकी मूवमेंट होगी जो वाटर की वो डिसरप्ट हो सकती है या डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है विंड। उसके बाद ग्रेविटी, आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा उसको पुल करके रखेगी, दैट मीन वो एक ग्रेडियंट वहां पे क्रिएट करेगी और उसको डाउन की तरफ वहां पे खींचने की कोशिश करेगी, जैसा कि हमने बताया था कि इक्वेटर के ऊपर सी कुछ इस तरह से इसीलिए दिखता है। फिर है उसके बाद है कोरियोलिस फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेस करती है आपके ओशन करंट और वाटर करंट किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है यहाँ पे। इसकी जो फोर्सेज होंगी वो क्या करेंगी, डिफरेंट मूवमेंट क्रिएट करेगी वाटर का, वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर और सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर दोनों का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट रहेगा इस साइड, यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगा वाटर का वो इस साइड रहेगा, मतलब राइट साइड की तरफ। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगा वाटर का वो रहेगा आपका स्लाइटली लेफ्टवर्ड। तो ये आपने लर्न करके रखना है स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं सो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, अगर आपसे इस तरह की चीजें पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इसी से रिलेटेड हमारे पास है कि जब लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा एक एरिया के अंदर तो वहां पे गायर्स बनेंगे, GYRES गायर्स। वहां पे क्या बनेंगे, आपके गायर्स बनेंगे जब एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा, एक ही सेम प्लेस की जगह वो वहां पे मूवमेंट करते हुए जाएगा। दूसरा, वहां पे क्या होगा, जो सर्कुलर आपके करंट होंगे वो ऑल ओवर द ओशन के साथ बनते रहेंगे, सर्कुलर करंट होंगे वो हर एक ओशन के अंदर बनेंगे, जो कोज किसकी वजह से होंगे, आपके स्पेशल। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जो आपके सर्कुलर करंट वगैरह होंगे कोरियोलिस की वजह से वो आपके अराउंड ऑल द ओशन के करीब आपके देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी फोर्सेस। अब सेकेंडरी फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस जो वाटर डेंसिटी के अंदर आपको दिखेगा सेकेंडरी के अंदर, वाटर डेंसिटी के अंदर। अब क्या होता है कि सैलिनिटी, जितना सॉल्ट की मात्रा उसके अंदर होगी उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी डिफाइन होगी कि उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर उसके अंदर सैलिनिटी ज्यादा है दैट मीन उसके अंदर उसकी डेंसिटी हाई है, और अगर उसके अंदर सैलिनिटी कम है तो उसकी डेंसिटी लो रहेगी। सेम फैक्टर आपका कोल्ड के साथ रहेगा, कोल्ड वाटर की डेंसिटी हाई रहेगी और हीट जो या गर्म जो वाटर होगा वार्म वाटर उसकी डेंसिटी आपकी लो रहेगी। तो उसकी वजह से ही वहां पे एक्सपेंशन या मूवमेंट ऑफ वाटर वहां पे आपको देखने को मिलता है। अब क्या होगा कि जो हाई डेंसिटी होगी वो क्या करेगा, सिंक डाउन। हाई डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी रहेगी, वेट ज्यादा रहेगा तो ये सिंक करेगा, और जो आपकी लो डेंसिटी होगी या जो हीट होगा वो इस तरह मूव करेगा। इसी की वजह से आपके जो करंट की मूवमेंट होती है, जो करंट बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब ये हम देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है या उसके जो किस तरह के फैक्टर वहां पे रहने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है कोल्ड वाटर ओशन करंट। जो कोल्ड वाटर ओशन करंट होंगे उसके फैक्टर किस तरह से रहेंगे, उसमें क्या होगा, जो आपका कोल्ड वाटर होगा वो सिंक डाउन करेगा पोल्स के पास। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाई है, जो कोल्ड वाटर होगा वो मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा पोल्स के पास, तो वो क्या करेगा, सिंक डाउन करेगा। जब वो सिंक डाउन करेगा तो उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी, इक्वेटर की तरफ, वो इस तरह से मूव करेगा इक्वेटर की तरफ, वो कंटिन्यूसली इक्वेटर की तरफ आता रहेगा। इसी मूवमेंट का जो करंट रहेगा उसको बोलते हैं हम कोल्ड करंट। और हॉट वाटर का जो ओशन करंट रहेगा वो कैसे रहेगा, इसके अंदर जो यहाँ पे इक्वेटर के पास आपका वार्म वाटर होगा वो ओशन के सरफेस के ऊपर मूव करेगा पोल्स की तरफ। मतलब जब यहां से इक्वेटर की तरफ से गर्म पानी ओशन का जो मूव करेगा सिर्फ करंट ऊपर ऊपर से, तो वो जब वो पोल्स तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा आपका सिंकिंग वाटर, जो वहां पे सिंक हो गया था कोल्ड वाटर उसको रिप्लेस करेगा। रियल में इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इस तरह का एक बॉक्स बनाऊं कि ये हमारे पास एक ओशन है तो क्या होगा, यहाँ पे पोल से अगर, तो यहां से कोल्ड वाटर जाएगा नीचे की तरफ, मतलब वो सिंक डाउन करेगा, और जो यहाँ पे इक्वेटर के पास यहाँ पे वाटर रहेगा वो क्या होगा, वो इस तरह से मूव करेगा ताकि वो इस प्लेस को यहाँ पे फिल कर सके और इसका मूवमेंट कंटिन्यूसली चला रहे। तो यही कंटिन्यूसली इसका साइकिल है जो कंटिन्यूसली चला रहेगा। यही हॉट वाटर के अंदर या हॉट वाटर साइकिल है जो यहाँ पे वो इसी तरह से है। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हमारे पास यहाँ पे आ गई टाइप्स ऑफ ओशन करंट, कि हमारे पास जो ओशन के करंट है उसके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सरफेस करंट। अब सरफेस करंट क्या है, वो ग्लोबल विंड के थ्रू ड्रिवन गई एक
फोर्स है जिसको फीड किया जाता है, जिसको फीड किया गया है सन की हीट की वजह से। ये ग्लोबल सिस्टम है, क्योंकि इसी की वजह से आपके करंट बनेंगे, क्योंकि विंड की सिस्टम चलता रहेगा और हीट मिलती रहेगी, तो क्या होगा, जो वाटर रहेगा वो हीट रहेगा, हीट रहेगा तो वो मूवमेंट करेगा सरफेस के ऊपर, और तभी जो उसका कोल्ड वाटर होगा डेंसिटी की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो करंट्स हमारे पास होंगे वो कैसे मूव करेंगे, मैक्सिमम पास कैसे होंगे, हीट हमारे ट्रॉपिकल टू पोलर रीजन की तरफ मूव करेगी। जो हमारे पास हीट ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होगी वो मूव करेगी हमारे पोलर रीजन की तरफ, और वहां पे एक्टिवेट करेगी ग्लोबल क्लाइमेट। ये वही बात है, आपका इक्वेटर है, ये पोल्स हो गए। तो इक्वेटर की तरफ से जब मूवमेंट ऑफ वाटर का होगा पोलर रीजन की तरफ, तो इसी की वजह से हमारे क्या होता है कि जो क्लाइमेट का सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर आपके हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपको रेन देखने को मिलती है अलग अलग एरिया के अंदर, कि किस तरह से। तो यही वो फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद जो आपका सरफेस रहेगा, ओशन का जो सरफेस रहेगा, उसके करंट का सिर्फ 10% ही ऐसा होगा जो सरफेस करंट के अंदर आएगा। और कैसे होगा, जैसे ये सरफेस है तो लगभग यहां से और 400 मीटर डाउन तक ये आपका एक सरफेस करंट के अंदर आएगा, और रेस्ट जो डीप वाटर करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका लगभग 90% जो वाटर होगा वो डीप वाटर होगा, इसके बाद का जो मूवमेंट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इस वाटर की मूवमेंट होती है वो बेसिन में होती है सिर्फ ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर की वजह से। जितनी डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी ये डाउन जाता रहेगा और धीरे धीरे मूवमेंट करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि जो डीप वाटर है वो सिंक करेगा डीप, और उसकी वजह से क्या होगा, हाई लैटिट्यूड के ऊपर, हाई लैटिट्यूड के ऊपर ये सिंक करेगा और इंक्रीज करेगा डेंसिटी वाटर की, क्योंकि एक उसी एरिया के अंदर सिंक करेगा जहां पे डेंसिटी हाई रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अब क्या होगा कि ग्लोबल का जो सिस्टम है कन्वेयर बेल्ट, एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कंटिन्यूसली हो जाएगी जब डीप वाटर कंटिन्यूसली सिंक करता रहेगा, और इसकी मूवमेंट एज यू नो ये बहुत ज्यादा थिक होगा, क्योंकि 90% जो वाटर है वो डीप वाटर ही है। तो इसके जो एक ग्लोबल का वो पूरा एक राउंड करेगा तो लगभग 1000 ईयर का स्पेन उसको लग जाता है एक कंटिन्यूसली ग्लोब का मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबल करंट हमारे पास है वो क्रिटिकल पार्ट रहेंगे हमारे न्यूट्रिशन एंड ग्लोबल साइकिल के लिए, या कार्बन साइकिल जो हमारे पास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल रहेगा, और न्यूट्रिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल करंट या जो आपके डिफरेंट करंट रहेंगे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो बहुत ही जरूरी है आपके न्यूट्रिशन एंड हमारे कार्बन साइकिल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओशन करंट ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेस पे हमारे पास 2 ही करंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे पास कोल्ड रहेगा और वार्म रहेगा। कोल्ड के अंदर मैंने बताया था कि क्या होगा, जो कोल्ड वाटर होगा वो पोलर रीजन टू वार्मर रीजन के अंदर आने की कोशिश करना, दैट मीन पोल टू इक्वेटर की तरफ आएगा आपके कोल्ड के अंदर, और वार्म के अंदर क्या होगा, इक्वेटर टू कोल्ड रीजन, मतलब पोलर रीजन की तरफ वो वहां पे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कोल्ड रीजन वो मेनली कहाँ मिलेंगे आपको, ये वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे, जो कैसे होंगे, कंटिन्यू होंगे आपके लो टू मिडल लेटीट्यूड के पास। कैसे रहेंगे, लो टू मिडल लेटीट्यूड के पास रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये लॉन्गिट्यूड हो गए, लेटीट्यूड हो गए, ये मिडल हो गए, ये मिडल और लोअर। तो ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये लो मतलब इस साइड और यहाँ पे लगभग मिडल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसमें, वेस्ट कोस्ट जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे होंगे, ये आपको मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरह से वेरिएशन हो रही है। और ये ट्रू रहेगा आपका बोथ हेमिस्फीयर के लिए, सदर्न के लिए भी और नदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी। बट जो ईस्ट कोस्ट होगा, जो ईस्ट कोस्ट के कंटिनेंट होंगे उसमें क्या होगा, वो हाई लेटीट्यूड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो आपके थोड़े हाई लेवल पे होंगे। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और सेम आपका वार्म के अंदर भी मैंने बता दिया है कि क्या होगा, ये इक्वेटर टू पोलर रीजन की तरह मूवमेंट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे को ऑब्जर्व होंगे वार्म करंट वो कहाँ पे होंगे, ईस्ट कोस्ट कॉन्टिनेंट के पास। जो ईस्ट कोस्ट में कॉन्टिनेंट होंगे वहां पे लो और मिडिल लैटिट्यूड के पास, ये भी लो और मिडिल लैटिट्यूड के पास, लेकिन ईस्ट कोस्ट में, जैसे ये डायरेक्शन है ना, यहाँ पे ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे जो वार्म की बात होगी वो क्या बोलता है, ईस्ट साइड में, ये ईस्ट कोस्ट के जो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट हो गए उसके आसपास रहेगा, कहाँ पे, लोअर और मिडिल लैटिट्यूड के आसपास ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ इसके बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें ये ईस्ट कोस्ट के पास हाई लैटिट्यूड के अंदर मिलेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक वैसे तो हमने डिस्कस कर लिए, बट एक बार और देख लेते हैं।
सबसे पहले जो मेजर इसके ओशनिक करंट का इन्फ्लुएंस रहेगा वो मेनली एक्सटेंड रहेगा फोर्स की वजह से, जिसके अंदर आपके विंड और कोरियोलिस फोर्स ये इंपॉर्टेंट फैक्टर करेंगे। इवन डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी रहेगी वो भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद एयर जो सर्कुलेशन है ओवर द ओशन, ये मिडिल लैटिट्यूड के पास रहेगा मेनली एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक उसका ये रहेगा जो क्या बोलते हैं आपका मिडिल लैटिट्यूड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ओशन के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा जो हायर आपके लैटिट्यूड रहेंगे, हायर लैटिट्यूड के पास ये रहेगा साइक्लोनिक। आप इसके ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास मिडिल लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड पे रहेगा एंटी साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक, और आपका हाई पे रहेगा साइक्लोनिक, ठीक है। उसके बाद मॉनसून के जो विंड वो इन्फ्लुएंस किया जाता है करंट के मूवमेंट की वजह से। मैंने अभी भी बताया था कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में हो रहा है और किस सीजन के अंदर होता है, उसी हिसाब से वहां पे समर विंटर की जो रेन होगी वो उसको अफेक्ट करता है। फिर हमारे पास है कोरियोलिस फोर्स। कोरियल फोर्स के लिए मैंने बताया कि मूवमेंट है वाटर का जो नॉर्थ रीजन में और सदर्न रीजन में वेरी करता है। जैसे अर्थ है नॉर्थ में इस डायरेक्शन की तरफ, दैट मीन राइट, और सदर्न में ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं इसके मेन पार्ट है कि किस तरह से ये आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पे क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे ये आप ये मैप देख सकते हैं, आपको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट ये आपके लिए इजी रहे। आपने यहाँ पे देखना है कि वार्म वाटर के जो करंट क्या रहेंगे और कोल्ड के क्या रहेंगे, और इसके लिए आपने स्पेशल नोट इसको क्रिएट करना है कि ये रीजन कहाँ कहाँ पे है। अगर इसके लिए मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूं कि कौन कौन सी कंट्री के पास है, तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी भी रहेगी और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए आप इसके लिए एक मैप यूज कीजिए। मैप के अंदर आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ पे ये कौन कौन से रीजन है, और उसको रिमेंबर करें, लर्न करें। इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर पूछा जाता है कि हाँ ये आपके पास हमारे पास वार्म या कोल्ड वाटर के रीजन है ये बताइए, या दूसरा वो पूछेगा दो चार आपको इस तरह के करंट दे देगा और वहां पे पूछेगा कि कौन सा वार्म करंट है और कौन सा कोल्ड करंट है। तो आज की वीडियो में फिलहाल अभी यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।